जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सीखोगे जय प्रक्रम। आखिर ये जय प्रक्रम क्या होता है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ही है जय प्रक्रम। तो आज के वीडियो में आप यही सीखोगे आखिर जय प्रक्रम कहना क्या चाहता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस टॉपिक में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु यानी क्या क्या हमें उस टॉपिक के अंदर पढ़ना होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं, जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा पोषण, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन। आखिर पोषण क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। क्या ये किसी होमो सैपियंस के नाम है? नहीं दोस्तों, आप लोग देखोगे आखिर 1 by 1 ये पोषण क्या है, श्वसन क्या है, परिसंचरण क्या है एंड उत्सर्जन क्या है, सब कुछ सीखोगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर ये पोषण क्या है। आप अच्छे से समझते होगे दोस्तों पोषण क्या होता है। दोस्तों, आप जानते तो हो, मतलब दोस्तों मैं कहूं पोषण की क्रिया आप डेली करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये पोषण है, मतलब आपने कभी गौर नहीं किया है। तो दोस्तों समझिए, पोषण की जो देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं। क्या दोस्तों, वह संपूर्ण प्रक्रिया, मतलब दोस्तों अब हमारी संपूर्ण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, जैसे भोजन बनाना और उसके बाद हम भोजन खाते हैं। तो दोस्तों डेफिनेशन क्या कह रही है, वो ये कह रही है वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग भोजन क्यों खाते हैं? ऊर्जा के लिए, और उस ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। जैसे दोस्तों कोई काम करता होगा, कोई पढ़ता होगा, कोई खेलता होगा, तो वो सब कुछ क्या है दोस्तों, पोषण है। क्या है? पोषण। अब हम आखिर बात करेंगे कि आखिर ये पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेनली पोषण के कितने प्रकार हैं, आपने ये देख लिया कि वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, जो कि एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आखिर बात की जाए कि पोषण के कितने प्रकार हैं, किस किस टाइप का पोषण हो रहा है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। यानी दोस्तों जो पोषण के प्रकार हैं वो दो हैं, एक स्वपोषण, एक परपोषण। अब मैं आपको बता दूं जो स्वपोषण होता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों? स्वपोषण। सॉरी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होंगे दोस्तों? स्वपोषण होंगे। अब आप लोग सोच रहे हो क्या मेरी मम्मी तो डेली स्वयं भोजन बनाती है, किसी की कोई सहायता नहीं लेती है, तो क्या हम लोग स्वपोषण में आ गए? नो दोस्तों, आप लोग डिपेंड हो। जैसे दोस्तों आपकी मम्मी भोजन का उत्पादन थोड़ी ना करें, बस बना रही हैं। जैसे दोस्तों सब्जियां कहां से आई, वो आपने नहीं, वो पौधों से प्राप्त की है। यानी दोस्तों आप स्वपोषण तो नहीं हो सकते, यानी आप अपने भोजन स्वयं तो नहीं बनाते। लेकिन दोस्तों हमारे अगर बात की जाए स्वपोषण, तो स्वपोषण में आते हैं कौन? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे ये अपना भोजन बनाते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषण की क्रिया द्वारा, हरे पेड़ पौधे। यानी दोस्तों अब आप समझ गए कि स्वपोषण कौन है, जो अपना भोजन बनाते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दोस्तों जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस क्रिया से जो बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे दोस्तों ये समझ लीजिए, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, वो जिस क्रिया से बनाएंगे उसे हम कहेंगे स्वपोषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। अब दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण किसका नाम है, ये क्या चीज होती है, सब आप आगे देखोगे। अब बात की जाए परपोषण की। परपोषण दोस्तों पे होते हैं जो दूसरे जीवित या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, यानी जो दूसरे के लिए निर्भर है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर रहते हैं, उसे हम कहते हैं दोस्तों परपोषण। परपोषण में एक होता है दोस्तों मृत पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषण। अब आपका प्रश्न ये होगा कि हमने सीख लिया हुआ है संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन बनाते हैं तथा इसका विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करते हैं, उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद आपने देखा कि हमारे पास जो हमारा पोषण है उसके भी कुछ प्रकार हैं,
जिसमें से आपने पहले देखा स्वपोषण और दूसरा देखा था परपोषण। स्वपोषण में आपने देखा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम कह रहे हैं स्वपोषण, यानी हरे पेड़ पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि पोषण का एक और प्रकार है जिसे हम परपोषण कहते हैं, यानी जो ये परपोषण होता है ये दूसरों पर निर्भर होता है। किस पर? दूसरों पर। ये क्या होगा दोस्तों? दूसरों पर होता है। जो परपोषण होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है, यानी परपोषण जो जीव होंगे वो किसी दूसरे जीवित जंतु पर निर्भर रहते हैं। अब आखिर बात की जाए कि परपोषण के भी दोस्तों 3 प्रकार हैं, एक मृत पोषण, एक परजीवी पोषण, एक प्राणी संपोषण। दोस्तों मृत पोषण क्या होता है? अब मैं आपको विदाउट मतलब की डेफिनेशन भी नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप खुद बुक से पढ़ सकते हो और अच्छे से भी पढ़ सकते हो। मैं आपको मेनली बताऊंगा कि मृत पोषण क्या होगा। ये दोस्तों क्या करते हैं, ये सड़े गले पदार्थ यानी सड़ी रोटी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और हमारे बेकार घर के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी मृत पोषण। यानी ये जो दोस्तों होंगे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरी बात की जाए दोस्तों परजीवी पोषण की, आखिर ये परजीवी पोषण क्या होता है? अब आप मेनली देखो कि जो ये परजीवी पोषण होगा वो क्या होगा। ये दोस्तों क्या करेगा, एक जीव होगा। क्या होगा इसमें? एक जीव। वो दोस्तों दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा। किससे दोस्तों? दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा। आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। जैसे दोस्तों ये कहना चाहता है कि जो परजीवी पोषण होगा वो एक जीव तो होगा, वो दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे दोस्तों जुआ। लेकिन ये दोस्तों दूसरे जीवित को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे जुआ, यानी उसको जान से नहीं मारते। जुआ, जोंक, यानी ये दोस्तों ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आखिर अब मेन जो टॉपिक है वो है प्राणी संपोषण। आखिर प्राणी संपोषण दोस्तों इसमें क्या होता है? खांसी आ रही है, कोई बात नहीं। इसमें जो होता है वो मेन चीज एक चीज होती है जो आपको ध्यान रखना होगा। जितने भी प्राणी संपोषण होंगे, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट है, ध्यान से सीखिए। यहाँ पर जो दोस्तों जितने भी प्राणी संपोषण होते हैं ये क्या करते हैं, पहले भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अंतःग्रहण। फिर से देखिए, जितने भी दोस्तों प्राणी संपोषण होंगे ये पहले क्या करते हैं, भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। उसके बाद ये दोस्तों भोजन का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? पाचन। अब पाचन से आपको याद आया हो, हाँ हमारे शरीर में भी पाचन होता है। हमने सुना भी हमारा डाइजेशन सिस्टम कभी बेकार हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है, कभी ठीक रहता है। तो दोस्तों आपने यहाँ से एक अनुमान लगा लिया होगा कि हम यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर जरूर आ रहे हैं। मतलब मनुष्यों में जो प्राणी संपोषण हो रहा है, कौन सा पोषण हो रहा है? प्राणी संपोषण। यानी प्राणी संपोषण में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो होता है भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाए? पाचन किया जाता है। अब आप देखोगे दोस्तों कि आखिर पौधों में पोषण कैसे होता है, उसके बाद आप देखोगे इसके बारे में। तो दोस्तों अब आप सीखोगे, मैंने आपको बताया था कि हरे पेड़ पौधे अपना जो पोषण करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। अब आप पढ़ोगे कि दोस्तों पौधों में पोषण कैसे होता है। क्या पढ़ोगे? पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधों में पोषण आखिर हो कैसे रहा है। पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। अब समझिए जो पौधों में पोषण होगा दोस्तों, पौधों में जो पोषण होता है उस क्रिया को हम बोलते क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों में क्या होता है दोस्तों? पोषण, यानी पोषण। पौधों में पोषण कैसे होता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अब आखिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है वो देखिए दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण।
यानी देखा दोस्तों आपने, जो प्रकाश संश्लेषण है वो ये है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण यानी बदलना, वो आपका प्रकाश संश्लेषण है। अब देखो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, ऐसे समझ लो दोस्तों, ये आपका एक पौधा है, क्या है पौधा, पौधा में क्या होता है पत्ती, पौधा में क्या होगा पत्ती, पत्ती में होता है दोस्तों हरित लवक, हरित लवक, और हरित लवक के बाद होता है उसमें क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल, इसी में होता है दोस्तों सब कुछ। अब आपने ये क्या सोच रहे हो, ये क्या है, ये पौधा, पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, ये क्या सिस्टम है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पर आपको वीडियो के अंत तक वॉच कीजिए क्योंकि आपको सब समझ में आएगा। दोस्तों ऐसे समझिए, आपका मान लेते हैं दोस्तों ये मान लिया एक सूर्य है, अब कोई ओवर दिमाग मत लगाना, ये एक सूर्य मान लेते हैं, और जिसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये आपका एक पौधा है, क्या है एक पौधा, जिसमें दोस्तों ये इसके जड़ें हो गई। अब आप मान लीजिए ये इसकी एक पत्ती है, क्या है पत्ती, ये पौधा, इसमें ये पत्ती हो गई दोस्तों। अब आपने देखा था एक पौधा था, एक पौधा है, पत्ती, पत्ती भी है, हरित लवक। अब दोस्तों देखिए आखिर ये हरित लवक क्या है, ये दोस्तों आपके अंदर, ये पौधे के अंदर है, ये हरित लवक है, क्या है दोस्तों, यही है हरित लवक, हरित लवक, ये क्या है दोस्तों हरित लवक। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या है ये। मैंने ये बताया था जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, समझ लो यही है, एक पौधा होता है, उसके बाद पत्ती होती है, हरित लवक होता है, उसके बाद क्लोरोफिल। अब आपने देख लिया जो हरित लवक होगा वो क्या होगा, पत्ती के अंदर एक गोले जैसा है, ये क्या है हरित लवक है, ये क्या है हरित लवक। और दोस्तों इसमें छोटी छोटी होती है, ये देखिए मतलब हरित लवक के अंदर इन्हें बोलते हैं क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं इन्हें दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये क्या है दोस्तों, यही है क्लोरोफिल। यानी अब दोस्तों अब क्या होता है ये देखिए, और ये मतलब पौधा जो दोस्तों आपको पता है वायुमंडल जो है उसमें कई सारी गैसें हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये बाहर के वातावरण से लेता है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोस्तों देखिए जो मेन कार्य क्या होता है वो देखिए, ये साफी है, मेन कार्य क्या है दोस्तों वो देखिए। अब हरित लवक, अब जो क्लोरोफिल होता है, यानी दोस्तों सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो बदलता है वो क्लोरोफिल ही बदलता है, यानी दोस्तों जो सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है वो आपका क्या कर रहा है, क्लोरोफिल ही कर रहा है। कौन सा कर रहा है, क्लोरोफिल, यानी सौर ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है वो क्लोरोफिल है, क्या क्लोरोफिल। दोस्तों अब आप जानोगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ये जो होती है ये क्या करता है, ये बाहर के वातावरण से मिल जाता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पौधे का भोज्य पदार्थ यानी खाने वाला जो पदार्थ है वो नहीं बनेगा। तो ये CO2 होता है वो क्या करता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है पौधे के जो बाहर वातावरण से लेता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पौधे का भोज्य पदार्थ को बनाता है, क्या करता है दोस्तों, भोज्य पदार्थ को बनाता है, भोज्य पदार्थ को बनाता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भोज्य पदार्थ को बनाता है, पौधे में क्या करता है, भोज्य पदार्थ को बनाता है। ये सब कुछ था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसमें पौधों में पोषण हो रहा था, यानी सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा था। और दोस्तों अब देखिए एक चीज कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, दूसरी चीज मैंने जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी उसमें क्या क्या की उपस्थिति होनी चाहिए, और H2 यानी जल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य यानी सूर्य होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। और जो कि अब दोस्तों इसमें पता है ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलती है, जल का जब अपघटन होता है, अपघटन, जल के अपघटन से दोस्तों यहाँ ये लगभग यहाँ से O2 बाहर निकल जाता है, क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये था दोस्तों आपका कि जो सिस्टम था कि आखिर पौधों में पोषण किस प्रकार और कैसे हो रहा है। तो दोस्तों पौधों में जो पोषण हो रहा है वो इसी से हो रहा है, कैसे कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है, यानी जो पौधों में पोषण हो रहा था वो मेनली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हो रहा था। दोस्तों यहाँ तक ये जो टॉपिक था बिल्कुल सिंपल था, जो आपको आना ही चाहिए। मेन टॉपिक होता है दोस्तों इसमें प्राणी संपोषण। अभी आपने देखा था क्या देखा था दोस्तों, अभी आपने देखा था तीसरा प्रकार था परपोषण का, जिसे हम कह रहे थे प्राणी संपोषण। क्या दोस्तों, प्राणी संपोषण,
जिसे हम बोल रहे थे प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण में मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, जैसे भोजन है उसको पहले क्या किया जाता है, अंतःग्रहण किया जाता है। क्या? अंतःग्रहण। यानी इसमें पहले भोजन को अंतःग्रहण किया जाता है, उसके बाद पाचन होता है। यानी दोस्तों आपने भी सुना है कि मानव में पाचन होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, आखिर अंतर्ग्रहण किस में हो रहा है, यानी जो प्राणी संपोषण है वो किस किस में हो रहा है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। किस वीडियो में देखोगे दोस्तों? नेक्स्ट वीडियो में। यानी आप दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका ये रहेगा, अमीबा में पाचन। क्या रहेगा? अमीबा में पाचन। यानी अब जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे तब आप उसमें पढ़ोगे कि आखिर ये अमीबा में पाचन हो किस विधि से रहा है। यानी जो विधि थी वो यही है कि प्राणी संपोषण के द्वारा होता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है, अमीबा पहले भोजन को अंतःग्रहण करता है, फिर अवशोषण करता है, फिर दोस्तों मतलब अंतःग्रहण करेगा, फिर पाचन करेगा, अवशोषण करेगा, स्वांगीकरण करेगा, बहिक्षेपण करेगा। आपको भी ये शब्द अजीब लग रहे होंगे लेकिन कोई चिंता। साथियों अब समझते हैं अमीबा में पाचन कैसे हो रहा है। अभी मैंने बताया था आपको दोस्तों प्राणी संघ जो पोषण था उसमें क्या करते थे वे जीव जंतु दोस्तों पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करेंगे उसके बाद पाचन करेंगे। तो दोस्तों जो अमीबा में पाचन हो रहा है वो क्या हो रहा है, पहले भोजन का अंतर्ग्रहण हो रहा है उसके बाद भोजन का पाचन हो रहा है। दोस्तों आपको अमीबा में पाचन सीखने से पहले आपको ये 5 पॉइंट है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। दोस्तों ये आपको क्रम अनुसार याद होने चाहिए, नहीं तो दोस्तों आप अमीबा में पाचन नहीं सीख सकते हो। दोस्तों अमीबा में पाचन को सीखने के लिए आपको ये 3 क्रम दोस्तों 5 क्रम आने चाहिए, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। अब आप कहोगे चलो ठीक है हमने याद कर लिया अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, लेकिन ये सब कुछ है क्या? अब मैं दोस्तों बता दूं। दोस्तों आपको पहले अगर एक बात बताई जाए, यानी अब मैं बात करूंगा फर्स्ट पॉइंट की, जो कि क्या है दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट वो ये है अंतर्ग्रहण। आखिर ये अंतःग्रहण क्या है? अब आप लोगों का क्वेश्चन यही होना चाहिए कि ये अंतःग्रहण क्या होता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं अब ये अंतःग्रहण क्या होता है। दोस्तों आपने पहले एक चीज और देख लीजिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसलिए वो जितनी भी क्रिया करता है उसी कोशिका से करेगा। और दोस्तों अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं है। क्या दोस्तों? अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं है। तो मैंने ये एक अमीबा बना दिया, सपोज ये क्या एक अमीबा है, अमीबा, और ये उसका केंद्रक है, ये है केंद्रक। ये अमीबा और ये केंद्रक हो गया उसका, और ये कोशिका द्रव्य उसका फैला हुआ है। दोस्तों अब आप देखो अंतःग्रहण में क्या होता है, अमीबा भोजन कूट पादपों की सहायता से भोजन को पकड़ता है, कूट पादपों की सहायता से भोजन को पकड़ेगा। क्या करेगा? भोजन को पकड़ता है, पकड़ता है। यानी दोस्तों सीखिए अमीबा क्या कर रहा है। दोस्तों अमीबा में जो अंतःग्रहण हो रहा है उसमें क्या करेगा, कूट पादपों की सहायता से भोजन को पकड़ता है। यानी दोस्तों ये देखो इसके कूट पादप हो गए और ये इस भोजन को पकड़ रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? ये क्या कर रहा है, कूट पादपों की ये खाद्य पदार्थ है। क्या है? खाद्य पदार्थ। अब आप देखिए अमीबा अंतःग्रहण की सहायता से क्या करेगा, अमीबा अंतःग्रहण में कूट पादपों की सहायता से भोजन को पकड़ेगा। क्या करेगा? भोजन को पकड़ेगा, जो आप समझ रहे होंगे। देखो ये दोस्तों इसके कूट पादप है और ये खाद्य पदार्थ को आप देखो ना अंदर ले जाएगा। क्या करेगा? अंदर ले जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो यही है। और जो दोस्तों सेकेंड चीज है, जो सेकेंड चीज क्या कहना चाह रही है, यानी पाचन। पाचन। अब देखो दोस्तों पाचन, एक और डायग्राम बना लेते हैं इधर ही। चूंकि अमीबा का कोई एक निश्चित आकार नहीं है और ये इसका केंद्रक हो गया, जो आपको पता होना चाहिए, बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है। अब दोस्तों देखिए आपने देखा था अंतःग्रहण क्या होता है। अंतःग्रहण का कार्य यह है कूट पादपों की सहायता से भोजन को पकड़ना। किसके लिए? अमीबा के लिए। अब आप सीखिए कि जो पाचन है ये क्या हो रहा है। दोस्तों जैसे ही भोजन को अंदर आ गया, अब जैसे मान लो दोस्तों ये खाद्य पदार्थ क्या हो चुका है, अंदर आ गया है। अब इसके अंदर एक अस्थायी खाद्य रिक्तता बन जाती है पाचन में। और पाचन के अंदर यानी दोस्तों अब क्या हो रहा है, अमीबा में पाचन हो रहा है। क्या हो रहा है? पाचन। तो पाचन में क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे ही भोजन अंदर गया तो भोजन के चारों ओर एक गोल जैसी खाद्य रिक्तका बन जाती है। ये क्या है दोस्तों? खाद्य रिक्तका।
क्या है? खाद्य रिक्तिका। रिक्तिका ये क्या है? खाद्य रिक्तिका। तो मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, अमीबा ने जैसे ही भोजन को अंदर लिया तो उसके चारों ओर एक गोल गोल जैसी जो खाद्य रिक्तिका है ये अस्थायी है दोस्तों, एक समय बाद खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा था कि जैसे अमीबा ने भोजन को अंदर लिया तो खाद्य रिक्तिका बन गई। अब खाद्य रिक्तिका जैसे ही बनती है तो क्या होता है दोस्तों, अब क्या होगा? पाचन। पाचन कैसे होता है दोस्तों? ये जितना भी कोशिका द्रव्य फैला हुआ है ये खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है। क्या करता है? कोशिका द्रव्य खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा दोस्तों भोजन को कई सारे छोटे छोटे विलय अणुओं में तोड़ देता है। इस प्रकार दोस्तों अमीबा में जो पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिका के भीतर होता है। अमीबा में क्या होता है? पाचन होता है जो खाद्य रिक्तिका के भीतर होता है। यानी दोस्तों आपने सेकंड पॉइंट भी समझ लिया, जो अमीबा में पाचन हो रहा है वो खाद्य रिक्तिका के भीतर हो रहा है। किसमें हो रहा है? खाद्य रिक्तिका के भीतर हो रहा है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, जो आपने समझ लिया। आप शोषण भी देख चुके हो, कोट बादमों की सहायता से भोजन को पकड़ रहा था। और खाद्य पाचन में क्या हो रहा है? खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन का पाचन हो रहा है। अगर एमसीक्यू उसकी फॉर्म में आ जाए कि अमीबा में पाचन कहाँ हो रहा है? खाद्य रिक्तिका के भीतर। अब देखो दोस्तों अवशोषण क्या होता है। अब बात की जाए नंबर 3 यानी अवशोषण की। किसकी? अवशोषण में क्या हो रहा है ये दोस्तों क्या करता है? जैसे मान लीजिए अवशोषण, ये भी एक अमीबा है और ये था भोजन। जैसे ही दोस्तों भोजन, ये केंद्रक है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव्य फैला हुआ है। जैसे ही दोस्तों भोजन पक जाता है तो अवशोषण में क्या होता है दोस्तों? जैसे ही भोजन पका, अब भोजन पक चुका है तो पूरी कोशिका तक फैल जाता है। जैसे ही पचा हुआ भोजन पूरी कोशिका में फैल जाता है, यानी पूरे अमीबा में फैलने लगता है। क्या होता है दोस्तों? अवशोषण में क्या हो रहा है? अमीबा में पाचन पढ़ रहे थे आप, जिसमें से आपने 2 चीजें देख ली थी। तीसरी चीज पढ़ रहे थे आप अवशोषण, यानी तीसरा पार्ट जो था अवशोषण। अवशोषण में हो क्या रहा था? ये हो रहा था जैसे ही भोजन यानी पच जाता है, नॉट पच जाता है यानी पाचन हो जाता है, तैसे ही दोस्तों पूरा कोशिका द्रव्य फैल जाता है, यानी भोजन कोशिका द्रव्य में फैलने लगता है। क्या होता है? कोशिका द्रव्य में फैलने लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये खाद्य रिक्तिका कहाँ गई? अब शोषण में दोस्तों खाद्य रिक्तिका गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? गायब, यानी खत्म हो जाती है। उसका काम यही था भोजन को बचाना, उसने पचा दिया, उसका काम खत्म हो गया, यानी खाद्य रिक्तिका चली गई। अब जो था वो अवशोषण का कार्य था। अवशोषण से क्या हो रहा? पचा हुआ भोजन दोस्तों कोशिका के चारों तरफ यानी अमीबा के चारों कोशिका द्रव्य में फैलने लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब आपने देख लिया, अवशोषण भी सीख लिया। अब बात करें कि दोस्तों आखिर स्वांगीकरण क्या होता है। स्वांगीकरण देखोगे अब आप दोस्तों की स्वांगीकरण क्या है। ये स्वांगीकरण क्या होता है वो देखिए दोस्तों। अब हम बात करें स्वांगीकरण किसकी? स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण दोस्तों इसमें आप एक बात याद रखिए, जैसे अमीबा पाचन होता है तो इसमें अमीबा का आकार में वृद्धि हो जाती है। अमीबा के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? आकार में, अमीबा के आकार में वृद्धि हो जाती है। यानी दोस्तों जैसे ही भोजन पाया तो अमीबा ऐसे करके इसका आकार बढ़ जाता है। जैसे ये मान लीजिए अमीबा है और इसका आकार बढ़ जाता है स्वांगीकरण की क्रिया से, यानी अमीबा के आकार में वृद्धि हो जाती है और ऐसे दोस्तों ये 2 भागों में टूट जाता है, जिससे ये क्या करता है? अपनी समान संतति उत्पन्न कर सकता है। यानी दोस्तों यहीं से अमीबा क्या कर सकता है? जनन भी कर सकता है। वो आप दोस्तों जब आपका ये टॉपिक आएगा क्या वो जिसका नाम होता है दोस्तों कि जनन की क्रिया कैसे होती है, उस समय आप पढ़ोगे कि अमीबा जो होता था वो कैसे जनन कर रहा है। लेकिन आप पढ़ रहे हो पोषण, तो उसी में रहते हैं। तो स्वांगीकरण से क्या हुआ है दोस्तों? अमीबा के आकार में वृद्धि हो जाती है। जैसे दोस्तों क्या हुआ? स्वांगीकरण यानी भोजन पच गया, उसके बाद स्वांगीकरण की बारी आई तो अमीबा अपने आकार को बढ़ा लेता है, यानी उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। 5वां जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यानी बहिक्षेपण। इसमें क्या होता है दोस्तों? बेकार पदार्थ बाहर निकाल देता है अमीबा। बेकार के पदार्थ को बाहर निकालता है। क्या करता है दोस्तों? बेकार के पदार्थ को बाहर निकालता है। ये जो करेगा बेकार के पदार्थ को बाहर निकालता है। ये था मेनली दोस्तों अमीबा में पाचन, जो कि बहुत सिंपल था। एक बार रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, क्या था अमीबा में पाचन? आपने देखा था अमीबा में पाचन हो रहा है जो 5 स्टेप। पहला स्टेप था अंतःग्रहण, दूसरा था पाचन, तीसरा अवशोषण,
चौथा स्वांगीकरण, पांचवा था दोस्तों क्या, स्वांगीकरण, पांचवा था वहिक्षेपण। दोस्तों आपने देखा था कि जो अवशोष मतलब कि जो आपका पहला था अंत्यग्रहण, अंत्यग्रहण में क्या हो रहा था, अमीबा अपने कूट पादों की सहायता से भोजन को पकड़ रहा था। पाचन में जैसे ही भोजन अमीबा के अंदर जाता है तो एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है जिसके अंदर अमीबा का पाचन होता है, जो कोशिका द्रव खाद्य रिक्तिका में प्रवेश करता है और भोजन को कई सारे विलय तो अणुओं में तोड़ता है। और उसके बाद हम बात कर रहे थे अवशोषण की। अवशोषण का कार्य क्या हो रहा था वहां पर दोस्तों, जैसे ही पचा हुआ भोजन पूरे कोशिका द्रव्य में फैला रहा है, यानी दोस्तों क्या हो रहा है, जैसे भोजन पच जाता है तो पूरे अमीबा में फैलने लगता है और अवशोषण में ही खाद्य रिक्तिका गायब हो जाती है। उसके बाद आपने देखा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है, बहुत तो सिंपल था दोस्तों, इसमें अमीबा का आकार में वृद्धि, यानी अमीबा बड़ा हो जाता है। और दोस्तों बहिक्षेपण में क्या है, अमीबा जो बेकार पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाल देता है। दोस्तों अमीबा बेकार पदार्थ कहीं से भी निकाल सकता है, यहीं से, यहाँ से, मतलब कहीं से भी अमीबा का बेकार पदार्थ निकाल सकता है। कोई एक ऐसा स्थायी अंग नहीं कि अमीबा बेकार पदार्थों को यहीं से निकालेगा। तो दोस्तों ये था आपका अमीबा में पाचन। अगर आपको समझ में ना पहले समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देखिए। अब आप पढ़ोगे जो आगे वाला वीडियो होगा उसमें मनुष्य में पाचन यानी मनुष्य में पोषण कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।